हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम अपने एमसीक्यू सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और 35 तक मैंने आपको पहली क्लास के अंदर करा दिए थे। आज हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो 36 से करने जा रहे हैं। देखते हैं कि आज की क्लास के अंदर हम 1 घंटे में कितने क्वेश्चन हम कर पाते हैं। 36 क्वेश्चन। यूटिलाइजेशन ऑफ एन ऑपरेशन फैसिलिटी इज मेजर्ड बाय। तो बेसिकली ये पूछ रहा है कि यूटिलाइजेशन ऑफ ऑपरेशन फैसिलिटी को किस तरीके से मेजर किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला है एक्चुअल आउटपुट अपॉन में डिजाइन कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय 100। ये लो, मैंने इसका एक्सप्लेन करा हुआ है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि यूटिलाइजेशन का यू फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट होता है। तो फॉर्मूला है एक्चुअल आउटपुट अपॉन में डिजाइन कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय 100। क्लास में डिस्कस करा है। यूटिलाइजेशन हमेशा डिजाइन कैपेसिटी के बेसिस पर मेजर होती है, ये याद रखना। जो यूटिलाइजेशन है ना, हम कितना यूटिलाइज कर रहे हैं वो हमेशा डिज़ाइन कैपेसिटी के बेसिस पर मेजर होती है। कितना आउटपुट प्रोड्यूस हुआ और कितना मैक्सिमम डिज़ाइन कैपेसिटी अवेलेबल थी। तो हमने हमारी डिज़ाइन कैपेसिटी कितनी अवेलेबल थी, उसमें हमने कितना आउटपुट हमने प्रोड्यूस करा। इसलिए एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय डिज़ाइन कैपेसिटी फॉर्मूला करेक्ट है। ठीक है जी। तो भैया हमारी डिज़ाइन कैपेसिटी कितनी अवेलेबल थी, उसमें से हमने कितना आउटपुट हमने एक्चुअली प्रोड्यूस करा है, उसके बेसिस पर यूटिलाइजेशन होता है। कहता है इफिशियंसी कैसे निकालोगे, इफिशियंसी को कैसे मेजर। यूटिलाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल आउटपुट अपॉन में डिजाइन कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय 100। इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है, इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है एक्चुअल आउटपुट अपॉन में इफेक्टिव कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय 100। डिजाइन यूटिलाइजेशन में एक्चुअल आउटपुट को डिजाइन कैपेसिटी से डिवाइड करना पड़ता है, जबकि इफिशियंसी निकालते टाइम एक्चुअल आउटपुट को इफेक्टिव कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ता है। फॉर्मूला ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आर नॉट आंसर्ड बाय द कैपेसिटी प्लानिंग। इनमें से कौन सा क्वेश्चन कैपेसिटी प्लानिंग आंसर नहीं करता है। इसमें मुझे थोड़ा सा बुक का क्वेश्चन में गड़बड़ लगा था। देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैपेसिटी प्लानिंग के किस टाइप के क्वेश्चन का आंसर नहीं करता है। तो मेरा आंसर है फ्रॉम होम इट इज नीडेड। फ्रॉम होम इट इज नीडेड जो है उसका आंसर नहीं करता, जबकि अंदर बुक में जो दे रखा है आंसर वो है व्हेन इज इट नीडेड, ये दे रखा है। जबकि मेरा आंसर जो है फ्रॉम होम इट इज नीडेड है। इसके मैंने लॉजिक भी दिया हुआ है। कैपेसिटी प्लानिंग का काम होता है ऑर्गेनाइजेशन को बताना कि कौन सी कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी और कब कैपेसिटी चाहिए होगी ताकि डिमांड को इफिशिएंटली मीट किया जा सके। समझ में आया? तो कैपेसिटी प्लानिंग का काम क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को बताना कि भैया कौन सी कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी और कब कैपेसिटी चाहिए होगी, जैसे डिमांड की इफिशियंसी को मीट किया जा सके। ये तीनों चीज कैपेसिटी प्लानिंग के कोर क्वेश्चन होते हैं। लेकिन फ्रॉम होम इट इज नीडेड का रिलेशन स्पेसिफिक कस्टमर या पर्टिकुलर सेगमेंट से होता है, जो कैपेसिटी प्लानिंग का पार्ट नहीं है। फ्रॉम होम इट इज नीडेड कहाँ से लाया जाएगा, वो कैपेसिटी कहाँ से लाई जाएगी, फ्रॉम होम इट इज नीडेड। ठीक है जी। क्या था इसमें, व्हाट काइंड ऑफ कैपेसिटी नीडेड, कौन सी कैपेसिटी चाहिए, कितनी कैपेसिटी चाहिए, कब चाहिए, किसके लिए चाहिए, फ्रॉम होम इट इज नीडेड। तो फ्रॉम होम इट इज नीडेड एक स्पेसिफिक कस्टमर के लिए होता है। जहां पर हम बात करते हैं कि स्पेसिफिक कस्टमर के लिए, भैया ये जो कैपेसिटी इस पर्टिकुलर कस्टमर के लिए चाहिए, एक पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए होता है, इसलिए वो कैपेसिटी प्लानिंग का पार्ट नहीं है। कैपेसिटी प्लानिंग हमेशा ओवरऑल डिमांड के बेसिस पर रिसोर्सेज प्लान करते हैं, इंडिविजुअल कस्टमर के बेसिस पर नहीं करते हैं। इसलिए जो डी क्वेश्चन जो डी है वो आपका करेक्ट आंसर है। इंस्टीड ऑफ आपके पास फ्रॉम वेयर इट इज नीडेड लिखा हुआ है बुक के अंदर, ये क्वेश्चन गलत है। बुक का आंसर गलत है, इसमें होना ये चाहिए था, ये होना चाहिए कितने, क्या कैपेसिटी चाहिए, कब चाहिए और नहीं, क्या कैपेसिटी चाहिए, कितनी कैपेसिटी चाहिए और कब चाहिए, किसके लिए चाहिए, ये नहीं होता। ठीक है जी। आउट ऑफ बैलेंस कैपेसिटी अकर, इसके बारे में क्या कहता है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आउट ऑफ बैलेंस कैपेसिटी किस सिचुएशन में होती है, कि आउट ऑफ बैलेंस कैपेसिटी किस सिचुएशन में, जब आपकी बीच में व्हेन देयर इज एन गैप बिटवीन करंट एंड डिजायर कैपेसिटी। याद रखिएगा, जब डिजायर कैपेसिटी और करंट कैपेसिटी के बीच में जो गैप होता है उसको आउट ऑफ द बैलेंस कैपेसिटी कहते हैं। व्हेन देयर इज अ गैप बिटवीन दी करंट एंड डिजायर कैपेसिटी, थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर ये समझ रहा हूँ कि जो मेजरली स्टूडेंट है उसने ओएमएसएम की थ्योरी मिनिमम पढ़ी होगी, मेजर स्टूडेंट ने।
अगर 100 में से बात करूं तो 90 बच्चे ऐसे होंगे जिसने ओएम और एसएम की, और एसएम तो थोड़ा पढ़ते ही है, ओएम की थ्योरी को नहीं पढ़ा होगा, इसलिए उनको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये क्या ही है। जब हमने वो कभी पढ़ा ही नहीं है तो उसमें हमें लगेगा ही, इसलिए मैंने वो एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि कल को अगर आप इसमें डायरेक्टली एमसीक्यू करते हो तो एटलीस्ट आपको पता चले कि भाई एमसीक्यू का मतलब क्या है। तो आउट ऑफ बैलेंस कैपेसिटी अकर का मतलब क्या होता है, जब करंट कैपेसिटी और डिजाइन कैपेसिटी के बीच का जो गैप होता है उसको आउट ऑफ बैलेंस कैपेसिटी कहते हैं, याद रहेगा, ठीक है। आउट ऑफ बैलेंस कैपेसिटी तब होती है जब प्रेजेंट कैपेसिटी और रिक्वायर्ड या डिजायरेबल कैपेसिटी में मिसमैच हो। मिसमैच का मतलब क्या होता है कि भैया देखो करंट कैपेसिटी आपकी डिजायर कैपेसिटी थी मान लो 1000, करंट कैपेसिटी आ गई 900 950, तो ये मिसमैच जो हो रहा है ना 50 का, ये है आउट ऑफ बैलेंस कैपेसिटी। यानी कैपेसिटी चाहिए और जो कैपेसिटी हासिल है उनके बीच में गैप हो। सप्लाई डिमांड एक नॉर्मल गैप इम्बैलेंस नहीं खेलता। करेक्ट ऑप्शनल टर्म वो फालतू बात लिखी। द गोल ऑफ कैपेसिटी प्लानिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज, क्या कहता है, द गोल ऑफ कैपेसिटी प्लानिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज, भाई ये कैपेसिटी प्लानिंग का गोल क्या होता है, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी प्लानिंग का मेन लॉन्ग टर्म गोल क्या होता है। क्या होता है, देखो ना, टू अचीव अ मैच बिटवीन लॉन्ग टर्म सप्लाई कैपेबिलिटी एंड प्रिडिक्टेड लेवल ऑफ लॉन्ग टर्म डिमांड। लॉन्ग टर्म डिमांड जो हमने प्रिडिक्ट करी थी उसको हम क्या कर रहे हैं, मैच करवा रहे हैं, मीट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म सप्लाई से। डिमांड जितनी आएगी उसको हमें सप्लाई भी तो देना पड़ेगा। तो यही मेन गोल होता है कि क्या करना, मैच करवाना। क्या, टू अचीव अ मैच बिटवीन लॉन्ग टर्म सप्लाई कैपेबिलिटी एंड एक्चुअल लेवल ऑफ लॉन्ग टर्म, एक्चुअल नहीं, प्रिडिक्शन लेवल ऑफ लॉन्ग टर्म डिमांड। हमने प्रिडिक्ट करेंगे कि हमारी लॉन्ग टर्म डिमांड क्या है, उससे हम अपनी लॉन्ग टर्म कैपेसिटी की कैपेबिलिटी को मैच करवाएंगे कि भैया डिमांड आ रही है 1000 यूनिट की, आपकी कैपेसिटी ही नहीं है 500 यूनिट की है, तो मैच कराना पड़ेगा। ये होता है जी कैपेसिटी प्लानिंग का मेन गोल। कैपेसिटी दोस्तों किसको रेफर करता है, कैपेसिटी रेफर an upper limit or a ceiling on a load that operating unit can handle, a range from lower limit to upper limit of a load through which operating unit could operate। नहीं, पहला वाला लग रहा है सही। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑपरेशन मैनेजमेंट में कैपेसिटी का सही डेफिनेशन क्या होता है। एन अपर लिमिट और सीलिंग ऑन अ लोड दैट एन ऑपरेटिंग यूनिट कैन हैंडल। मतलब इधर देखिए, कैपेसिटी का मतलब होता है कि किसी ऑपरेशन यूनिट की मैक्सिमम हैंडल एबिलिटी कितनी है, जैसे मशीन की, प्लांट की या लेबर की, कितना मैक्सिमम आउटपुट हैंडल कर सकता है। ये अपर लिमिट है या सीलिंग होती है। एक सीलिंग सेट होती है ना, सीलिंग मतलब रेंज, कि भैया इतना ही ये मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर सकता है, इतनी ही इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। स्टेटमेंट स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है। जैसे रेंज या फिर 5% डेविएशन वाले जो स्टेटमेंट है, जैसे रेंज ये 5% डेविएशन वाला है ना, और जहाँ पर रेंज वाली बात की है, ये यहाँ पर वो नहीं करते। जैसे इमरजेंसी लोड ब्रेक, ये भी बिल्कुल गलत है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या है, करंट आंसर है अपर लिमिट या सीलिंग ऑफ अ लोड ऑपरेटिंग यूनिट कैन हैंडल। एक ऑपरेटिंग यूनिट कितना मैक्सिमम कैपेसिटी हैंडल कर सकती है, उसकी कितनी मैक्सिमम कैपेसिटी, इसको अपर लिमिट कहा गया या सीलिंग ऑफ द लोड कहा गया। समझ में आया। तो कैपेसिटी का जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो क्या है, एन अपर लिमिट ऑफ अ सीलिंग और सीलिंग ऑन द लोड दैट एन ऑपरेटिंग यूनिट कैन हैंडल। इसका मतलब ये होता है कि कैपेसिटी का मतलब होता है कि ऑपरेशन यूनिट को मैक्सिमम हैंडल कैपेसिटी कितनी है, उसकी अपर रेंज कितनी है। दिस डिनोट्स द हाईएस्ट आउटपुट established established by the actual trial run of the productive machine install। इसको कहते हैं रेटेड कैपेसिटी। इसके बारे में समझते हैं, मैंने सब लिखा हुआ है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि मशीन को प्रैक्टिकली चलाकर जो हाईएस्ट अचीवेबल आउटपुट निकलता है उसे क्या कहा जाता है, रेटेड कैपेसिटी का। एक मशीन है, आप दुकान पे लेने जाते हो तो वो कहता है कि यार ये मशीन की भाई कितनी कैपेसिटी है इसकी, वो कहता है भाई एक दिन में 1000 यूनिट ये निकाल सकता है। पर जब हमने एक्चुअल में उसको चलाया तो 950 ही निकली। दैट्स रेटेड कैपेसिटी। रेटेड कैपेसिटी वो होता है जब एक्चुअल ट्रायल रन में मशीन ने प्रैक्टिकली अचीव किया होता है। जैसे आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक कार्स होती है, अब उसकी रेंज बताई जाती है कि वो चलेगी 500 किलोमीटर। जब एक्चुअली में गाड़ी रोड पर ट्रायल चलाते हैं तो वही वो उतनी रेंज देती ही नहीं है।
डिपेंडिंग ऑन द कि अलग-अलग ड्राइवर अलग-अलग तरीके से चलाता है, बट वो रेंज अचीव ही नहीं हो पाती। वो रेंज अचीव करने के लिए आपको 50 की स्पीड में खाली रोड में नॉन स्टॉप चलाना है। वैसे बताई जाती है, आईडीबी रेंज कहते हैं उसको। मतलब वो एक ऐसी रेंज है कि एक कांस्टेंट स्पीड पे हमेशा के लिए चलाओगे तो ही वो रेंज आ पाएगी। तो रेटेड कैपेसिटी वो कैपेसिटी होती है जो एक्चुअली में जब हम किसी को ट्रायल रन करते हैं ना, वो उसमें जो मशीन की प्रैक्टिकल अचीव करती है वो रेटेड कैपेसिटी होती है। ठीक है जी? समझ में आया? मैं आपको मीनिंग बता रहा हूँ सर, मीनिंग बता रहा हूँ जिससे आपको ये लगे कि हाँ यार क्लियर तो हो रही है चीजें। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ की क्वेश्चन। फिर वही कहानी आ गई, कैपेसिटी प्लानिंग का कौन सा क्वेश्चन इसके अंदर नहीं है। व्हाट काइंड ऑफ कैपेसिटी, क्या कैपेसिटी चाहिए। व्हाट काइंड ऑफ फैसिलिटी नीडेड। हाउ मच कैपेसिटी इज नीडेड, ये भी सही है। व्हेन द कैपेसिटी इज नीडेड, कब चाहिए, ये नहीं है सर। मतलब आपका आंसर ये है बेसिकली। अगर देखा जाए तो ये इसका आंसर है कि इसमें से ये वाला क्वेश्चन नहीं होता। व्हाट काइंड ऑफ फैसिलिटी की बात नहीं होती, व्हाट काइंड ऑफ कैपेसिटी की बात होती है। फैसिलिटी कहाँ से आ गया यहाँ पर, उसने कैपेसिटी का बोला गया है। क्वेश्चन में बदलाव है तो वही क्वेश्चन, ये 3 पॉइंट तो पिछले वाले से ही थे, पर बीच वाला पॉइंट चेंज कर दिया। फ्रॉम होम इट इज नीडेड वाली वो चेंज करके लिख दिया व्हाट काइंड ऑफ फैसिलिटी इज नीडेड। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज द degree to which our resources such as equipment, space and workforce is currently being used. The degree to which our resources such as equipment, space currently being held as a reserve, reserve पे नहीं दोस्त, reserve पे नहीं, used पे होती है, used पर। क्वेश्चन पूछ रहा है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का करेक्ट मीनिंग क्या है। द डिग्री टू विच आर रिसोर्सेज सच एज इक्विपमेंट, स्पेस और वर्कफोर्स इज करंटली बीइंग यूज। कौन से ऐसे इक्विपमेंट है, स्पेस या वर्कफोर्स है जिसको हम अभी करंटली यूज कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। भाई हमने यूज कराएगा तभी तो यूटिलाइजेशन आएगी ना। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का मीनिंग मेजर करता है कि रिसोर्सेज जैसे मशीन, स्पेयर, लेबर का कितना हिस्सा एक्चुअल में यूज हो रहा है। दैट्स कॉल्ड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, है ना। रिजर्व कैपेसिटी, इंस्टॉल कैपेसिटी अचीव करना या ऑप्टिमाइज अचीव करना इस डेफिनेशन का पार्ट नहीं है। स्टैंडर्ड मीनिंग है करंटली बीइंग यूज्ड, मतलब बेसिकली आप करंटली कितनी कैपेसिटी यूज कर रहे हो। आपका, आपने कितना रिजर्व बनाया, कितनी आपकी इंस्टॉल कैपेसिटी है, कितना आप उसमें से ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हो, ये इसका पार्ट ही नहीं है दोस्त। पार्ट क्या है कि आप कितना यूज कर रहे हो, तभी वो यूटिलाइजेशन बना। ठीक है, दिस विल बी द राइट आंसर। एक्चुअल आउटपुट जो होता है वो एक्सीड नहीं करेगा इफेक्टिव कैपेसिटी को, because actual output cannot exceed the effective capacity due rejection due to quality problem। अगर हम क्वालिटी की जो प्रॉब्लम उसको रिजेक्शन दे हो, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एक्चुअल आउटपुट इफेक्टिव कैपेसिटी से ज्यादा क्यों नहीं हो सकता, यानी इफेक्टिव कैपेसिटी की लिमिट करने वाली सबसे इंपॉर्टेंट वजह ऑप्टिमम ऑप्शन में कौन सी है। फाइनल आंसर है रिजेक्शन ड्यू टू क्वालिटी प्रॉब्लम। भाई इफेक्टिव कैपेसिटी और एक्चुअल कैपेसिटी, आपको पता है इफेक्टिव कैपेसिटी थोड़ा ज्यादा होगा, एक्चुअल उससे कम बनेगा। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे प्रोडक्ट होंगे जिसको कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया हो ड्यू टू क्वालिटी इश्यू, कि भाई ये क्वालिटी उस प्रकार का नहीं है, थोड़ी लोअर क्वालिटी का, इसको आप रिजेक्ट करो, हटाओ और दूसरा प्रोडक्ट बनाओ। हमने सोचा था 1000 यूनिट बना देंगे, पर हमने 955 यूनिट ही बनाई, बाकी 50 को रिजेक्ट कर दिया। तो रिजेक्ट की वजह से एक्चुअल आउटपुट हमेशा कम हो जाता है इफेक्टिव कैपेसिटी के। इफेक्टिव कैपेसिटी वो होती है जो ऑर्गेनाइजेशन का रियलिस्टिक अचीव कर सकती है, लेकिन एक्चुअल आउटपुट हमेशा इफेक्टिव कैपेसिटी से कम होता है। इसका एक स्ट्रॉन्ग रीजन होता है क्वालिटी इशू की वजह से प्रोडक्ट रिजेक्शन, क्योंकि डिफेक्टिव आइटम को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता और उन्हें रीवर्क और स्क्रैप करना पड़ता है, इसलिए फाइनल आउटपुट ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, समझ में आया। इफेक्टिव कैपेसिटी क्या होती है? वो कैपेसिटी तो एक्चुअल में अचीव हो सकती है, एक्चुअल में अचीव हो सकती है, पर उसको अचीव करते 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 कुछ ऐसे आउटपुट निकल जाते हैं जो डिफेक्टिव नेचर के होते हैं, जिसमें क्वालिटी इशू होता है, तो उस वजह से उसको रिजेक्ट कर जाता है, इसलिए एक्चुअल आउटपुट इफेक्टिव से भी और कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि पीरियोडिकल मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट की वजह से कौन से कैपेसिटी रिलेशन सही होता है। नीड ऑफ पीरियोडिकल मेंटेनेंस इक्विपमेंट ऑलवेज मेक, क्या कह रहा है कि पीरियोडिक मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट की वजह से पीरियोडिक मेंटेनेंस हमें करनी पड़ती है, उसकी रिक्वायरमेंट की हमारी जरूरत है, हर साल थोड़ा थोड़ा, हर महीने में थोड़ा थोड़ा, या हर साल थोड़ा थोड़ा मेंटेनेंस करो। कौन सी कैपेसिटी रिलेशन का सही पार्ट सही होता है? डिजाइन कैपेसिटी जब ज्यादा होती है इफेक्टिव कैपेसिटी से। डिजाइन कैपेसिटी का आइडल होती है जिसमें डाउन टाइम या मशीन इंक्लूड नहीं होती है। इफेक्टिव कैपेसिटी डिजाइन कैपेसिटी में पर्सनल टाइम, मेंटेनेंस एंड अनअवॉइडेबल डिले सब्ट्रैक्ट करके बनती है, इसलिए इफेक्टिव कैपेसिटी हमेशा डिजाइन कैपेसिटी से कम होती है।
बट डिज़ाइन का मतलब क्या है कि उसके अंदर हमने कोई ऐसी चीज़ ली ही नहीं, ध्यान ही नहीं दी। कौन सी चीज़ नहीं ध्यान दी? जैसे कि पर्सनल टाइम होता है, ठीक है? हमने कैपेसिटी मेज़र कर रहे हैं, हमने उसको पर्सनल टाइम दिया, मेंटेनेंस टाइम होता है। एक वर्कर की हम डिज़ाइन कैपेसिटी देख रहे हैं कि भाई एक वर्कर तो 100 यूनिट बनाकर तैयार कर देगा 1 दिन में, है ना? अब उसकी पर्सनल टाइम वो हमने इग्नोर कर दिया, मेंटेनेंस करने वाला टाइम वो इग्नोर कर दिया, कोई भी अनअवॉइडेबल डिलेज़ हो जाता है वो अवॉइड कर दिया, उसको करा ही नहीं और डिज़ाइन कैपेसिटी बना दी। भाई एक्चुअली में वो अचीव नहीं कर पाएगा ना, पर्सनल टाइम भी तो देगा, जैसे लंच करेगा, टी ब्रेक पे जाएगा, कभी मशीन का मेंटेनेंस होगा तब वहाँ पर रुकना पड़ेगा, अनअवॉइडेबल डिले भी हो सकता है कुछ। तो ये सारा डिज़ाइन कैपेसिटी में से लेस करने के बाद जो निकल कर आएगा उसको इफेक्टिव कैपेसिटी कहते हैं, जिसमें एक्चुअली में वो काम कर पाएगा। मान लो 20 घंटे इसमें लग गए, 80 घंटे तो करेगा ही करेगा। तो इसलिए इफेक्टिव कैपेसिटी डिज़ाइन कैपेसिटी हमेशा कम होती है। ठीक है? डिज़ाइन कैपेसिटी ज़्यादा होती है इफेक्टिव कैपेसिटी से, इसका मतलब आंसर है डिज़ाइन कैपेसिटी ऑलवेज ग्रेटर देन द इफेक्टिव कैपेसिटी। If design capacity is reduced by the allowance of such personal टाइम मेंटेनेंस द रिजल्टिंग इज कॉल्ड इफेक्टिव। सेम एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया कि अगर डिजाइन कैपेसिटी के अंदर हम पर्सनल टाइम को, मेंटेनेंस को या फिर अनअवॉइडेबल को माइनस कर देते हैं तो निकल के क्या आएगा? इफेक्टिव कैपेसिटी निकल कर आएगा। पहले ये पढ़ लेते हैं। इफ द कैपेसिटी इज द मैक्सिमम रेट आउटपुट अचीव अंडर द आइडियल कंडीशन। अगर हम देखें कि भाई एक कैपेसिटी का मैक्सिमम रेट ऑफ आउटपुट देखें कि भाई एक कैपेसिटी मैक्सिमम कितना कैपेसिटी जनरेट कर सकती है, मतलब एक कोई चीज मैक्सिमम कितना जनरेट कर सकती है, इसको डिजाइन कैपेसिटी कहते हैं। मैक्सिमम कैपेसिटी को हम क्या कहा जाता है? डिजाइन कैपेसिटी कहा जाता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिल्कुल आइडियल कंडीशन में, आइडियल कंडीशन मतलब जहां पर कोई भी ब्रेकडाउन नहीं हो, कोई भी डिले ना हो, कोई भी परफेक्ट इफिशियंसी रहे, ठीक है, कोई भी पर्सनल टाइम नहीं, कुछ नहीं, तो मैक्सिमम आउटपुट क्या बोला जाता है? डिजाइन कैपेसिटी। जहां पर हम आइडियल कंडीशन को देख रहे हैं, कहीं पर भी कुछ दिक्कत नहीं आ रही हमारे को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आउटपुट मेजर ऑफ कैपेसिटी? इनमें से कौन सा है जो कैपेसिटी का आउटपुट मेजर करता है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैपेसिटी को आउटपुट के हिसाब से कैसे मेजर किया जाता है और कौन सा ऑप्शन आउटपुट के बेस मेजर दिखाती है? पहला है एल्यूमिनियम गैंट XYZ प्रोड्यूस 30 MT इन अ डे। भाई ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा थोड़ा सा, इसका मैंने बारे में थोड़ा लिख दिया है। आउटपुट को मेजर करना मतलब फिनिश प्रोडक्ट के एक टाइम पीरियड पर निकल रहा है, एक टाइम पीरियड में फिनिश प्रोडक्ट कितना निकल रहा है, जैसे टन पर डे, लीटर पर आवर, यूनिट पर मंथ, 30 MT इन अ डे। डायरेक्ट आउटपुट क्वांटिटी दिखाता है, इसलिए ये आउटपुट मेजर है। 30 MT इन अ डे, 30 मेट्रिक टन इन अ डे, एक दिन में 30 मेट्रिक टन हम निकाल रहे हैं फाइनल प्रोडक्ट। तो ये उसको एक बेस्ट आउटपुट मेजर माना गया कि जब भी आपको आउटपुट को मेजर करना है तो किस पे करो? यूनिट पर। एक घंटे में कितनी यूनिट बनाई, एक दिन में कितनी यूनिट बनाई, या मैट्रिक टन में। तो इन्होंने क्या बेस्ट क्या तरीका है? एल्यूमिनियम गैंट XYZ प्रोड्यूस 30 मैट्रिक टन इन अ डे। मैट्रिक टन में ही हम बेसिकली ये तो एग्जांपल दे दिया इन्होंने। वो कह रहा है कि एक दिन में कितने मैट्रिक टन आउटपुट आप प्रोड्यूस कर देते, एक बेस्ट आउटपुट मेजर है, ये कहने की कोशिश करा। अब उसको आवर्स में नहीं, उसको लेबर आवर में नहीं, मशीन आवर में नहीं, ठीक है, रिफाइनरी साइज में, गैलन गैलन में नहीं, आपने उसको मैट्रिक टन में निकालना है। तो उन्होंने कहा कि आउटपुट को मेजर करने का सही तरीका है मैट्रिक टन पर डे, राइट। अब इनपुट को मेजर करने का तरीका क्या है भाई? विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ फीचर ऑफ इनपुट। अच्छा, फीचर इसमें से कौन सा ऐसा है जो इनपुट मेजर ऑफ द कैपेसिटी का फीचर्स है? कैपेसिटी इज यूजुअली एक्सप्रेस एज अ नंबर ऑफ वर्क स्टेशन और नंबर ऑफ वर्कर। ऑब्वियस है, कैपेसिटी किस पे मेजर करती है? देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैपेसिटी को इनपुट मेजर के बेसिस पर जब मेजर किया जाता है तो उसकी कौन सी करेक्टरिस्टिक सही है, यानी इनपुट बेस्ड कैपेसिटी मेजर की खासियत क्या होती है? कैपेसिटी इज यूजुअली एक्सप्रेस एज अ नंबर ऑफ वर्क स्टेशन और नंबर ऑफ वर्कर। इसका मतलब देखो मैंने लिखा हुआ है, इनपुट मेजर ऑफ कैपेसिटी उन केस में यूज होता है, इनपुट मेजर ऑफ कैपेसिटी उस केस में यूज होता है जहां ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी को इनपुट रिसोर्सेज के हिसाब से डिफाइन करती है। जैसे कितने वर्कर अवेलेबल है, ठीक है, कितनी मशीन है, कितने वर्क स्टेशन अरेंज किए गए हैं। इनपुट बेस्ड कैपेसिटी मेनली रिसोर्सेज को काउंट करके निकालती है। समझ में आया कि भैया कितने मेरे पे वर्कर है, कितने मेरे पास मशीन है, कितने मेरे पे वर्क स्टेशन अरेंज करे हुए हैं। तो ये नंबर्स ऑफ वर्कर, नंबर्स ऑफ मशीन, ये सब चीज़ें पहले से ही निकालना कि भैया आउटपुट
बनाने से पहले इनपुट मेजर कर लो भाई, कितने नंबर है, वर्कर है, कितने मेरे पे मशीन्स है वगैरह ना, कितने वर्क स्टेशन है। इसको बोलते हैं इनपुट मेजर ऑफ, इसका एक फीचर्स है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ आउटपुट मेजर ऑफ कैपेसिटी, इसमें से कौन सा आउटपुट मेजर ऑफ फैसिलिटी का फीचर्स नहीं है? इट इज एप्लीकेबल व्हेन द फर्म प्रोवाइड अ रिलैक्स relatively small number of and standard service and product. It is usually mainly in high case of volume process as such as car manufacture. It is generally used a low volume of यहाँ पर देखो स्मॉल नंबर लिखा है, यहाँ लो वॉल्यूम लिखा हुआ है, यहाँ अमाउंट ऑफ कस्टमाइज वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स इंक्रीज लेस एप्लीकेबल व्हेन द अमाउंट ऑफ कस्टमाइजेशन which of the following is not a features? It is applicable when the firm provide a relatively small number of standard size product. ठीक है, स्टैंडर्ड सर्विस प्रोडक्ट में आता है सर्विस, स्टैंडर्डाइज सर्विस या प्रोडक्ट, मतलब पहले से ही बने हुआ प्रोडक्ट, अब उसी में से सेलेक्ट करो। इट इज यूज मेनली इन केस ऑफ हाई वॉल्यूम प्रोसेस, इसको भी यूज कर। आउटपुट मेजर कैपेसिटी कहाँ पर यूज होती है? हाई वॉल्यूम में भी हो सकती है, ठीक है। इट इज जनरली यूज फॉर लो वॉल्यूम फ्लेक्सिबल प्रोसेस। फ्लेक्सिबल प्रोसेस मतलब भाई जब मैं स्टैंडर्डाइज, देखो इसका अपोजिट हो गया ये, अगर ये ठीक है तो फिर ये गलत है, मतलब ये फीचर नहीं है। स्टैंडर्डाइज का मतलब होता है पहले से प्रोडक्ट बनाकर तैयार कर दिया, अब कस्टमर आएगा उसमें सेलेक्ट करेगा। जबकि फ्लेक्सिबल का मतलब क्या हो गया? कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट बनाना है। तो ये वाला गलत लग रहा है मुझे, एक बार चेक कर लेते हैं हसन इसका। क्वेश्चन पूछ रहा है कि आउटपुट मेजर करने की कैपेसिटी कौन सा फीचर गलत है? इट इज जनरली यूजफुल लो वॉल्यूम फ्लेक्सिबल प्रोसेस सच एज फर्नीचर मेकर। आउटपुट मेजर हमेशा हाई वॉल्यूम स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट के लिए यूज होता है। आउटपुट जो मेजर होता है वो हाई वॉल्यूम के लिए यूज होता है, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट के लिए होता है, फ्लेक्सिबल प्रोसेस के लिए नहीं होता। जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग, स्टील, सीमेंट, ऑयल रिफाइनरी। लो वॉल्यूम और फ्लेक्सिबल प्रोसेस जैसे फर्नीचर मेकर, टेलर वर्क, कस्टमर के ऑर्डर आने पे ही मैंने आपको बताया जैसे कि के लिए आउटपुट मेजर सुटेबल नहीं होता, वहाँ इनपुट मेजर यूज होता है। इसलिए फर्नीचर मेकर वाला स्टेटमेंट आउटपुट मेजर का फीचर पार्ट नहीं, ठीक है जी। इनपुट मेजर भी लो वॉल्यूम फ्लेक्सिबिलिटी, कम वॉल्यूम फ्लेक्सिबल प्रोसेस कहाँ पर यूज होता है? इनपुट मेजर का फीचर है, आउटपुट मेजर का फीचर नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फीचर ऑफ वेट एंड सी स्ट्रेटेजी? पहले तो समझो कि वेट एंड सी स्ट्रेटेजी है क्या। वेट एंड सी स्ट्रेटेजी कैपेसिटी तब बढ़ती है जब डिमांड कंफर्म हो जाती है। ये अप्रोच कंपनी को गलत डिमांड फोरकास्टिंग और कंपटीशन को रॉन्ग अजम्पशन के से बचाती है। कितना प्यार सा, एकदम सिंपल मतलब। वेट एंड सी स्ट्रेटेजी कैपेसिटी तब बताती है बढ़ाती है, गलत लिख दिया मैंने। वेट एंड सी कैपेसिटी स्ट्रेटेजी कैपेसिटी हमें क्या बताता है? हमें बताता है जब डिमांड कंफर्म हो जाती है, तब बताती है जब डिमांड कंफर्म हो जाती है। ये अप्रोच कंपनी को गलत डिमांड फोरकास्टिंग करने से बचाती है, रॉन्ग कंपटीशन, रॉन्ग एजम्पशन लेने से बचाती है। ये कॉस्ट सेविंग अप्रोच होती है, इसलिए प्राइस कंपटीशन में हेल्प नहीं करती है, कॉस्ट सेविंग होती है। मार्केट शेयर बढ़ाना भी गारंटी नहीं होता है, इस अप्रोच को लगाने से मार्केट शेयर बढ़ जाए ऐसा कोई गारंटी नहीं है। इकोनॉमिक ऑफ स्केल भी इसमें नहीं मिलती है क्योंकि कैपेसिटी लेट ऐड होती है। इकोनॉमिक स्केल का मतलब वैल्यू एडिशन नहीं होता इसके अंदर। तो क्या होता है? इट गार्ड अगेंस्ट द इनएक्यूरेट एजम्पशन रिगार्डिंग द कंपटीशन। डिमांड फोरकास्ट गलत करने से बचाती है, गलत एजम्पशन लेने से, ये हमें इनएक्यूरेट एजम्पशन लेने से हमें गार्ड करती है। समझ में आया? तो वेट एंड सी स्ट्रेटेजी के बारे में अगर कोई पूछेगा तो क्या याद रहेगा? वेट एंड सी स्ट्रेटेजी हमें बताती है कि जब डिमांड कंफर्म हो जाएगा, ये हमें बताएगा, ये हमें तब बताती है कि ये एक ऐसी अप्रोच है जहां पर कंपनी अगर कोई गलत डिमांड फोरकास्टिंग या कोई गलत कंपटीशन एजम्पशन ले रही है तो उसको उससे गार्ड करे, उसको प्रोटेक्ट करे। ठीक है जी, समझ में आ गया? विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट फीचर ऑफ एक्सपेंसिव स्ट्रेटेजी? आ जाओ, पहले इसके बारे में समझो। एक्सपेंसिव स्ट्रेटेजी हमेशा डिमांड से आगे कैपेसिटी बिल्ड करती है, यानी पहले ही कैपेसिटी को इंक्रीज कर देते हैं। इससे डिमांड को कंफर्टेबल मीट किया जाता है और सेल लॉस मिनिमम हो जाती है। डिमांड के पीछे चलना वेट एंड सी स्ट्रेटेजी का फीचर नहीं होता है। डिमांड के पीछे नहीं चलना, डिमांड से आगे चलो। देखिए, एक्सपेंशनिस्ट स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है? यह हमें बताती है कि देखो, डिमांड से आप थोड़ा सा आगे चलो, डिमांड से थोड़ा सा आगे चलो। मान लो आप डिमांड आपकी 1000 यूनिट की आ रही है तो आप थोड़ा 1100 यूनिट पर बनाओ। कल को अगर डिमांड में कोई बदलाव आ जाता है तो आप उसको मीट कर पाओ इजीली और आपकी सेल जो है
मिनिमाइज या लॉस ना हो पाए। तो हमें डिमांड से पीछे नहीं चलना, वो वेट एंड सी स्ट्रेटेजी कि डिमांड को एस्टिमेट करने से पहले आप थोड़ा सा उसको एस्टिमेट कर लो, रॉन्ग एस्टिमेशन मत करो। ये आप कहता है कि भैया आपको डिमांड के आगे चलना है, पीछे नहीं चलना है। आगे इसलिए चलना है कि डिमांड अगर कहीं फ्लक्चुएट करे तो वो आपको आसानी से उसको मीट कर पाओ। तो ये कहता है इट लैग बिहाइंड डिमांड, डिमांड के पीछे नहीं चलना, ये सही है क्योंकि ये इसका फीचर नहीं है। डी कहता है डिमांड के आगे चलो, इट स्टे अहेड ऑफ डिमांड। इसका मतलब समझ रहे हो ना आप, मतलब ही समझाया जा रहा है आपको। लार्ज कैपेसिटी क्यूजन are common in industry in which customer service is not a priority। क्या मतलब है, इधर देख लो। कस्टमर सर्विस इज नॉट अ प्रायोरिटी। कह रहा है लार्ज कैपेसिटी क्यूजन आर कॉमन इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में एक कॉमन है लार्ज क्यूजन, कैपेसिटी क्यूजन। जब कस्टमर सर्विस इज नॉट अ प्रायोरिटी, इज नॉट अ प्रायोरिटी, इज अ प्रायोरिटी, एक में इज अ प्रायोरिटी होगा सर। कस्टमर सर्विस इज अ प्रायोरिटी होता है। देखिए लार्ज कैपेसिटी क्यूजन का मतलब क्या होता है पहले समझो। लार्ज कैपेसिटी क्यूजन का मतलब होता है एक्स्ट्रा कैपेसिटी को रिजर्व कर देना, जो कंपनी उन सिचुएशन के लिए रखती है जहां पर डिमांड कभी कभी सडनली स्पाइक ले लेती है, बढ़ जाती है। जिस इंडस्ट्री में कस्टमर सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट होता है वहां कस्टमर को वेट नहीं कराया जा सकता, इसलिए उन्हें हमेशा एक्स्ट्रा कैपेसिटी रेडी रखनी पड़ती है। जैसे हॉस्पिटल, होटल, एयरलाइंस, इमरजेंसी सर्विस। यहाँ डिमांड अनप्रिडिक्टेबल होती है और सर्विस डिले एक्सेप्ट नहीं होता है, इसलिए ये इंडस्ट्री लार्ज कैपेसिटी क्यूजन यूज करती है। ज्यादा कैपेसिटी का रखो, लार्ज कैपेसिटी क्यूजन का मतलब ज्यादा कैपेसिटी रखो, मतलब कुछ एक्स्ट्रा कैपेसिटी रिजर्व की तरफ रखो। ये क्यों होता है, जहां कस्टमर सर्विस प्रायोरिटी होती है, इज नॉट अ प्रायोरिटी नहीं, जहां कस्टमर सर्विस प्रायोरिटी होती है। तो पहले तो समझो कि लार्ज कैपेसिटी क्यूजन क्या है। वो कॉमन इसलिए इंडस्ट्री के अंदर है क्योंकि वहां पर कुछ एक्स्ट्रा कैपेसिटी रख देते हैं कि कस्टमर की प्रायोरिटी वहां पर बहुत ज्यादा होती है। इनमें से कोई एक होगा क्योंकि दोनों यहाँ पर गलत दे रखे हैं, नॉट दे रखा, तो मैंने काट के इज अ प्रायोरिटी लिख दिया। सर कैपेसिटी क्यूजन क्या होता है, पहले तो कैपेसिटी क्यूजन का मतलब वो एक्स्ट्रा रिजर्व कैपेसिटी होती है जो ऑर्गेनाइजेशन डिमांड में सडन ग्रोथ या अनसर्टेनिटी को हैंडल करने के लिए रखती है। याद हो गया आपको। इंस्टॉल, ऐसे इसको हटा दो। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैपेसिटी क्यूजन का सही मीनिंग क्या है। द अमाउंट ऑफ रिजर्व कैपेसिटी और प्रोसेस यूज टू हैंडल अ सडन इंक्रीज इन डिमांड। अब याद आया ना, कैपेसिटी क्यूजन का मतलब क्या है, द अमाउंट ऑफ रिजर्व कैपेसिटी, एक तरीके की रिजर्व कैपेसिटी होती है जहां पर हम सडन इंक्रीज अगर डिमांड हो जाए उसको हैंडल करने कर पाए। कैपेसिटी डिजाइन आर स्ट्रेटेजिक बिकॉज, कैपेसिटी डिजाइन क्या है, कैपेसिटी डिजाइन को स्ट्रेटेजिक डिसीजन क्यों माना जाता है। कैपेसिटी डिसीजन एक लॉन्ग टर्म होते हैं और पूरी ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट, फ्लेक्सिबिलिटी, डिलीवरी स्पीड, कस्टमर सेटिस्फैक्शन और कॉम्पिटिटिव पोजीशन को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। फाइनेंसिंग, इसको हटा दो, मतलब कैपेसिटी डिसीजन लॉन्ग टर्म होते हैं और पूरी ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट को, फ्लेक्सिबिलिटी को, डिलीवरी स्पीड को, कस्टमर सेक्शन और कंपटीशन पोजीशन को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। इसलिए कैपेसिटी डिसीजन आर इफेक्टिव कॉम्पिटिशनस, क्योंकि यहाँ पर वर्ड क्या आया, कॉम्पिटिटिव, कस्टमर सेट सबको इफेक्ट करती है, जहां पर कॉस्ट को, फ्लेक्सिबिलिटी को, डिलीवरी स्पीड को, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कॉम्पिटिशन। तो इसका सही आंसर क्या है, सही आंसर है कैपेसिटी डिसीजन जो होता है वो कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिटिवनेस को अफेक्ट करता है। ठीक है। कैपेसिटी डिसीजन ऑफ्टन इन्वॉल्व, कैपेसिटी डिसीजन क्या कहता है, क्वेश्चन पूछ रहा है कैपेसिटी डिसीजन किस टाइप की कॉम्पिटिटिव डिमांड को करते हैं, जैसे लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, रिवोकेबल है या रिवोकेबल है। तो कैपेसिटी डिसीजन किसको करते हैं, लॉन्ग टर्म इरिवोकेबल कमिटमेंट ऑफ रिसोर्सेज। पर उसका मतलब समझो, पहले मतलब समझो। कैपेसिटी डिसीजन जैसे न्यू प्लांट बनाना, मशीन इंस्टॉल करना, फैसिलिटी को एक्सपेंड करना, मतलब प्लांट एक्सपेंडेशन करना, ये सब लॉन्ग टर्म डिसीजन होते हैं, राइट। इन सब में, इनमें पैसा, मशीन, बिल्डिंग, मैन पावर जैसे रिसोर्सेज परमानेंटली कमिट हो जाते हैं, परमानेंटली इरिवोकेबल है, होते हैं, रिवोक नहीं कर सकते, जिनको बाद में आसानी से रिजर्व नहीं किया जा सकता। इसलिए कैपेसिटी डिसीजन हमेशा लॉन्ग टर्म होते हैं और इरिवोकेबल होते हैं। आप उसको ये नहीं कर सकते कि एक बार आपने नया प्लांट खरीद लिया तो आप कह रहे हो नहीं 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 अब मेरा मन नहीं कर रहा, मैं क्या करता हूँ दूसरा प्लांट की तरफ जाता हूँ, नहीं हो सकता, इरिवोकेबल। सर देखिए अब आपको एक चीज बताऊं, लॉन्ग टर्म इरिवोकेबल, ये वाला आपका आंसर सही है। देखिए सर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ओएम की थ्योरी आप ये बिल्कुल ऐसे एज्यूम करते हुए ना चले कि मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और मुझे थ्योरी आ जाएगी।
आप ऐसे समझते हुए पढ़े कि मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। अब इस क्वेश्चन का पहले मतलब देखता हूँ कि इस क्वेश्चन को मतलब क्या कहता है और फिर उसमें से आंसर ढूँढता हूँ। ऐसे पढ़ोगे तो ही आएगा ओएम, वरना नहीं आता। अब मुझे बताओ लॉन्ग टर्म कैपेसिटी प्लान आर कंसर्न विथ। अब लॉन्ग टर्म कैपेसिटी प्लान का मतलब भी तो पता होना चाहिए, तभी तो आप इसमें से ऑप्शन ढूंढोगे। अब अगर बच्चे को लॉन्ग टर्म कैपेसिटी प्लान का मतलब ही नहीं पता तो वो ऑप्शन क्यों ढूंढेगा? तो मैंने कई बार आपको समझाया कि लॉन्ग टर्म कैपेसिटी का मतलब ये होता है जहां पर बड़े डिसीजन लिए जाते हैं, जैसे कि प्लांट को एक्सपेंड करना, जैसे कि नया प्लांट बनाना, एक एग्जिस्टिंग प्लांट से दूसरे प्लांट पे शिफ्ट होना, एक लॉन्ग टर्म डिसीजन होते हैं। ये आपका समझ में आ गया लॉन्ग टर्म कैपेसिटी प्लान है। अब मेरे को मतलब समझ में आ गया लॉन्ग टर्म कैपेसिटी प्लान का। अब मैं देखता हूँ इन्वेस्टमेंट न्यू फैसिलिटी, मतलब नए प्लांट पे इन्वेस्ट करना है, यस। वर्क फोर्स साइज को बढ़ा देना, इन्वेंट्री, और देखो वर्क फोर्स साइज रोजाना है, ओवर टाइम बजट रोजाना है, इन्वेंट्री रेगुलर बेसिस का काम है। पर जो नई फैसिलिटी को इन्वेस्ट करना, मतलब नए प्लांट पे पैसा लगाना, ये है लॉन्ग टर्म कैपेसिटी प्लान। ऐसे पता चलता है सर। जब तक मीनिंग ही नहीं पता होगा तो कैसे होगा? जैसे कि आप अगला क्वेश्चन बता दो आप, चलो भाई। ओएम की थ्योरी ओएम जैसी है। ओएम की थ्योरी जो होती है वो बिल्कुल डिफरेंट एक्सपेक्ट से पढ़नी चाहिए। मैं क्यों लेकर आया हूँ आपके ओएम की थ्योरी के लिए? मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में जरूरत ही नहीं है इनकी, सिर्फ ओएम में ही जरूरत है। सॉरी, कॉल आ गया था। मैं ये कह रहा था कि कैपेसिटी प्लानिंग प्रोसीजर डज नॉट इन्वॉल्व विच ऑन द फ्लोइंग। कैपेसिटी प्लानिंग प्रोसीजर जो है इनमें से कहां पर इन्वॉल्व नहीं करता। अब सबसे पहले समझो कि कैपेसिटी प्लानिंग प्रोसीजर क्या है, इसीलिए तो मैंने ये दे रखा है, देखो यहां पर लिखा। कैपेसिटी प्लानिंग हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड होती है। फ्यूचर डिमांड को प्रिडिक्ट करना, कैपेसिटी रिक्वायरमेंट निकालना, इकोनॉमिक कंपैरिजन करना, बेस्ट अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करना, ये कैपेसिटी प्लानिंग का काम है। फ्यूचर ओरिएंटेड होती है, फ्यूचर की डिमांड को प्रिडिक्ट करना, कैपेसिटी रिक्वायरमेंट निकालना, इकोनॉमिक कंपैरिजन करना मतलब पैसों से रिलेटेड, या फिर बेस्ट अल्टरनेटिव सेलेक्ट करना। हिस्टोरिक, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर हमने समझा कि कैपेसिटी प्लानिंग क्या है। अब इसका मतलब समझते हैं, इससे अब रिलेट करते हैं। एक्सिस कंपनी सिचुएशन एंड एनवायरनमेंट टू एनालाइज हिस्टोरिकल डिमांड, ट्रांसलेट फ्यूचर प्रिडिक्शन ऑफ डिमांड इनटू फिजिकल कैपेसिटी रिक्वायरमेंट, डिटरमाइन इकोनॉमिक इफेक्ट अल्टरनेटिव प्लान। इकोनॉमिक की बात हो रही है, फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की बात हो रही है, सेलेक्ट कैपेसिटी अल्टरनेटिव की बात हो रही है। तो तीन तो आ गए, क्योंकि कैपेसिटी प्लानिंग का जब हमने मीनिंग पढ़ा था वहां पर फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं, जैसे फ्यूचर की डिमांड को प्रिडिक्ट करना, ठीक है, अल्टरनेटिव सेलेक्ट करना, इकोनॉमिक वैल्यू को कंपैरिजन करना, ये सारी चीजें। तो ये तीन तो ओके दिख रहा है, पर ये वाली बात की नहीं, हिस्टोरिकल डिमांड की कोई बात ही नहीं आई। तो ये आपका आंसर सही है, नॉट इन्वॉल्व। कैपेसिटी प्लानिंग में ये प्रोसीजर इन्वॉल्व नहीं होता। ऐसे पढ़ोगे तो ही ओएम की थ्योरी आएगी दोस्त, तो ही एमसीक्यू कर पाओगे। मैं आपको पढ़ने का तरीका ही बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग मैनर है दोस्तों पढ़ने के। आप हर तरीके से पढ़ना पड़ता है। जैसे कि कॉर्पोरेट अकाउंट को पढ़ने का तरीका अलग है, वो आप किसी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के एमसीक्यू को आप देखो, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के आप एमसीक्यू देखोगे ना सर, वो आप इजीली कर लोगे, इजीली। उसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप कॉर्पोरेट अकाउंट्स बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो। ओएम पढ़ना आसान नहीं है, इसलिए ये आपको बनाया जा रहा है कि कल को पहले आप मीनिंग पढ़ो, और इसको आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ऑब्वियस है। इस पे बिना मेहनत के काम नहीं चलेगा सर, ऐसा नहीं। ओएम की एमसीक्यू नहीं कर पाओगे पेपर के अंदर, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, हर एक लाइन का मीनिंग जानना होगा, तब ये सेलेक्ट कर पाओगे। क्यों ओएम की मुश्किल लगता है, क्यों ओएम हमें मुश्किल लग रहा है सर? इसलिए लग रहा है क्योंकि एमसीक्यू हमें उसका मीनिंग नहीं पता। देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्ट बाय कैपेसिटी डिसीजन। अब सबसे पहले तो हमने ये देखा कि कैपेसिटी डिसीजन क्या होता है। अब दिखाता हूं मैं आपको, अगला क्वेश्चन देखो। तो हमने कैपेसिटी डिसीजन की बात करी, तो यहां पर लिखा है देखो, कैपेसिटी डिसीजन प्रोड्यूस करता है लीड टाइम को, कस्टमर रिस्पॉन्सिव को, और ऑपरेटिंग कॉस्ट को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। लीड टाइम, कि अगर मैं आज ऑर्डर दूंगा तो मुझे कितने दिन बाद वो ऑर्डर में रिसीव्ड होगा, तो लीड टाइम बोलते हैं उसको। कस्टमर रिस्पॉन्सिव को, कस्टमर कितने टाइम में मुझे रिस्पॉन्स कर रहा है। ऑपरेटिंग कॉस्ट को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। तीन बातें यहां पर आई। रिसोर्सेज ऑप्टिमाइजेशन एक इंटरनल ऑपरेशन इशू है, और जो शेड्यूलिंग, मेंटेनेंस, मैन पावर प्लानिंग को मैनेज होता है। तो बेसिकली क्वेश्चन पूछ रहे थे कैपिटल डिसीजन में किस चीज को इंपैक्ट नहीं करता, रिसोर्सेज ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि एक इंटरनल मैटर है, ये लिखा भी है। रिसोर्सेज ऑप्टिमाइजेशन जो है एक इंटरनल ऑपरेशन इशू है, जो शेड्यूलिंग में,
मेंटेनेंस में या मैन पावर प्लानिंग को मैनेज करने के लिए यूज होता है। जबकि कैपेसिटी डिसीजन का काम होता है कस्टमर रिस्पॉन्सिव देखना, लीड टाइम देखना, या फिर ऑपरेटिंग कॉस्ट को कहीं ना कहीं हैंडल करना। देखो कैपेसिटी डिसीजन, अब पढ़ा, अब मैंने देखा कैपेसिटी डिसीजन में क्या होता है, लीड टाइम को ध्यान देना, प्रोडक्ट लीड टाइम, कस्टमर रिस्पॉन्सिव को, ऑपरेटिंग कॉस्ट को, क्या नहीं, रिसोर्सिव, क्योंकि ये इंटरनल मैटर है। आया समझ में कि इसमें से ये नहीं है। समझ में आया कैसे पढ़ना है, ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा सर। कैपेसिटी प्लानिंग के बारे में कहा, कैपेसिटी प्लानिंग क्या है, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होता है, लॉन्ग टर्म डिसीजन होता है बेसिकली, जहां पर हम कंपनी के ओवरऑल डिसीजन लेते हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंस डिसीजन, लॉन्ग टर्म डिसीजन लेते हैं, एक तरीके फाइनेंस भी कह सकते हो। देखो कैपेसिटी प्लानिंग एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी डिसीजन होता है जिसमें हम फर्म के फ्यूचर के लिए अपने रिसोर्स जैसे मशीन, प्लांट, वर्कफोर्स, फैसिलिटी का लॉन्ग टर्म लेवल पे डिसाइड करते हैं, लंबे समय के लिए डिसाइड करते हैं। तो बेसिकली आंसर क्या है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी डिसीजन होता है जो हम ओवरऑल स्टैब्लिश फर्म ओवरऑल लेवल ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का फ्यूचर लेवल पे क्या उसको प्रिडिक्ट करना कि भाई हमारे पास कितना प्लांट, कहाँ पर नया प्लांट खोलना है, कितने हमारे पास मशीन है उसमें चाहिए, इस तरीके से लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी डिसीजन होते हैं। ठीक है जी। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज अ रिजल्ट ऑफ एक्सिस कैपेसिटी, इसमें से अब सबसे पहले समझो एक्सिस कैपेसिटी का क्या मतलब है। मैं यहाँ पर लिखाया, एक्सिस कैपेसिटी का मतलब होता है कंपनी के पास जरूरत से ज्यादा मशीन, लेबर या स्पेस या फैसिलिटी का होना। अब समझ में आया एक्सिस कैपेसिटी का मतलब, जब एक्स्ट्रा कैपेसिटी होती है तो उसको मेंटेन करने का खर्चा लगातार चलता रहता है, जैसे मेंटेनेंस कॉस्ट, सैलरी, यूटिलाइजेशन, डेप्रिसिएशन, चाहे डिमांड कम ही क्यों ना हो, ये सब कंपनी के रिसोर्सेज ड्रेन कंज्यूम करते रहते हैं। ड्रेन मतलब कंज्यूम होते रहते हैं। भाई एक्स्ट्रा रिसोर्सेज है, कहीं ना कहीं तो उनको चलता रहेगा। अब मशीन पड़ी हुई है, लगातार उस पर खर्चा हो रहा है, भाई मशीन खड़ी है, एक्स्ट्रा कैपेसिटी चली नहीं रही, तो वो मेंटेन कराना पड़ेगा उसको। जो मशीन लगातार चलती रहती है उसमें मेंटेनेंस कम होती है, जो मशीन खड़ी रहती है उसमें मेंटेनेंस ज्यादा होती है, क्योंकि खड़ी रह रही है, चलने, मशीन होती है चलाने के लिए, खड़ी रखने के लिए नहीं होती। इसलिए जिंदगी में कहा जाता है कि आप कार जब ले रहे हो उसको चलाओ, खड़ा मत करो, क्योंकि खड़े खड़े कार या खड़ी खड़ी कोई मशीन जो होती है वो खराब जल्दी हो जाती है। जब तक चलेगी नहीं, उसके इंजन के पार्ट नहीं चलेंगे तो वो काम खराब है। ठीक है ना। जैसे प्रॉफिटेबिलिटी गिरता है, तो ये सब चीजें होती है बेसिकली, ड्रेन होते हुए जा रहे हैं रिसोर्सेज, क्या हो रहे हैं, ड्रेन हो रहे हैं। सैलरी जा रही है, उस मशीन मशीन आपने एक्स्ट्रा कैपेसिटी की अपनी मशीन रख दी, उसके लिए आपने एक पर्सन भी हायर कर, उसको सैलरी का कोई काम ही नहीं है एक्स्ट्रा। तो बेसिकली क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्सिस कैपेसिटी होने से क्या नुकसान होता है, कंपनी के रिसोर्सेज ड्रेन हो जाते हैं। लॉस ऑफ कस्टमर, कस्टमर का लॉस होता है, कस्टमर से तो कोई मतलब ही नहीं है। ग्रोथ, कोई मतलब नहीं है। या ग्रोथ, सर कस्टमर का लॉस कैसे होगा, लॉस हमारा होगा ना, एक्सिस कैपेसिटी कस्टमर के लिए थोड़ी है, कंपनी के लिए है, कस्टमर का तो लॉस ही नहीं हो सकता। ग्रोथ कैसे कम होगी, ग्रोथ कम नहीं हो सकती, क्योंकि ग्रोथ डिपेंड करती है डिमांड को सप्लाई देने के लिए। भाई मेरे पे डिमांड आती है 1000, मेरे पे तो एक्सिस कैपेसिटी पड़ी है, मैं तो आराम से सप्लाई दे सकता हूँ। हाँ, मेरे जो रिसोर्सेज है वो ड्रेन हो जाएंगे, मेरे जो रिसोर्सेज है कंपनी के वो ड्रेन हो जाएंगे, मतलब कंज्यूम होते रहेंगे, बेसिकली कोई यूज ही नहीं हो पा रहा उनको, ऐसे ही बेकार चल रहा है। ठीक है सर, इसमें बुक का आंसर मुझे मिस्टेक लगा, बुक में शायद कुछ और दे रखा है इसका आंसर। एक्सिस कैपेसिटी नॉर्मली कस्टमर को लॉस नहीं होता, क्योंकि उससे डिमांड कम होना नहीं होता, और भी जैसे मैंने कहा सर्विस स्लो नहीं होती, ग्रोथ भी रिस्ट्रिक्ट नहीं होती, बल्कि एक्स्ट्रा कैपेसिटी कभी कभी ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होता है। रिस्ट्रिक्ट कैसे हो जाएगी, मेरे पास एक्स्ट्रा कैपेसिटी बढ़ेगी, कभी डिमांड ज्यादा आ गई तो मैं उसको भी मीट कर पाऊंगा, ग्रोथ तो कम हो नहीं सकता। इसलिए एक्सिस कैपेसिटी का रियल नुकसान होता है रिसोर्सेज का ड्रेन, जो कि सी ऑप्शन को सही बनाता है। ठीक है जी, समझ में आ गया। आगे करते हैं। एग्रीगेट रिसोर्स प्लानिंग बिकम अ चैलेंज व्हेन द डिमांड फ्लक्चुएट ओवर द प्लानिंग होरिजन। अंडर दिस केस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब डिमांड प्लानिंग होरिजन में फ्लक्चुएट करती है, डिमांड प्लानिंग होरिजन में फ्लक्चुएट करती है, तब कौन सा अप्रोच सही होता है। पहले समझो, डिमांड फ्लक्चुएटिंग हो तो कांस्टेंट प्रोडक्शन रेट मेंटेन करके इन्वेंट्री को बफर की तरह यूज किया जा सकता है।
ये एग्रीगेट प्लानिंग का एक स्टैंडर्ड स्मूथ मेथड है। बाकी ऑप्शन जनरल प्लानिंग के स्टेप्स है, फ्लक्चुएटिंग डिमांड के लिए बेस्ट नहीं है। बेसिकली डिमांड जब फ्लक्चुएट होती है ना, तो हमें क्या करना होता है, अपनी प्रोड्यूसिंग एक कांस्टेंट रेट से करनी होती है और इन्वेंट्री को एब्जॉर्ब करना, यूजिंग इन्वेंट्री टू एब्जॉर्ब फ्लक्चुएशन इन अ डिमांड। जब भी डिमांड के अंदर फ्लक्चुएशन रहेगी तो हम अपनी इन्वेंट्री को एब्जॉर्ब करते रहेंगे। टाइम टू टाइम इन्वेंट्री को खाली नहीं रखना, इन्वेंट्री को एब्जॉर्ब करते रहना है और कांस्टेंट रेट से प्रोड्यूस करना। ये नहीं करना कि कभी डिमांड आपकी कम हो गई तो आप कम कर दो प्रोडक्शन, डिमांड आपकी बहुत बढ़ गई तो ज्यादा कर दो, ये नहीं करना है। इन्वेंट्री का सही यूज करके कांस्टेंट रेट से प्रोडक्शन करनी है, अगर आपकी डिमांड प्लानिंग के अंदर हॉरिजॉन्टली फ्लक्चुएशन आ रहा है तो। ठीक है जी, प्रोड्यूसिंग एज अ कांस्टेंट रेट यूजिंग इन्वेंट्री टू ऑब्जर्व द फ्लक्चुएशन इन डिमांड। भैया 4 स्टेप सिस्टमैटिक अप्रोच, द 4 स्टेप systematic approach to plan for long term capacity decision does not involve। क्या बोल रहा है, 4 स्टेप बताइए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि लॉन्ग टर्म कैपेसिटी प्लान के 4 सिस्टमैटिक अप्रोच कौन से स्टेप का पार्ट नहीं होता है। लॉन्ग टर्म कैपेसिटी स्टेप होते हैं जैसे फ्यूचर कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट एस्टिमेट करना पहला, अवेलेबल कैपेसिटी से कंपेयर करना दूसरा, गैप आइडेंटिफाई करना और अल्टरनेटिव डेवलप करना। ये 4 चीजें होती है, 4 स्टेप होते हैं। फ्यूचर प्रोडक्टिविटी रिक्वायरमेंट को, बिल्कुल फ्यूचर कैपेसिटी रिक्वायरमेंट, गैप को आइडेंटिफाई करना, अल्टरनेटिव डेवलप करना। एक था फ्यूचर कैपेसिटी रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करना, फ्यूचर कैपेसिटी मतलब आपका ये 3 तो है पार्ट, पर ये फ्यूचर प्रोडक्टिविटी रिक्वायरमेंट नहीं, फ्यूचर की कैपेसिटी रिक्वायरमेंट की बात होती है यहाँ पर, फ्यूचर की प्रोडक्टिविटी, क्योंकि कैपेसिटी डिसीजन है, प्रोडक्टिव डिसीजन नहीं है, कैपेसिटी। तो यहाँ पर प्रोडक्टिविटी रिक्वायरमेंट एस्टिमेट नहीं करते, कैपेसिटी रिक्वायरमेंट एस्टिमेट करते हैं। तो ये पार्ट नहीं है सर, ये वाला पार्ट नहीं है। In operation sequence, if capacity of facility is lower than the capacity of other facility, in the sequence it is unutilized operation, flexible operation, rigid improvement और bottleneck operation। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, पढ़ो जरा। ऑपरेशन सीक्वेंस में जिस स्टेप की कैपेसिटी सबसे कम होती है वो पूरे सिस्टम की स्पीड को लिमिट कर देता है। ऐसे स्टेप को बोटलनेक ऑपरेशन कहते हैं। ये सिस्टम वीकेस्ट पॉइंट होता है। तो ऑपरेशन सीक्वेंस में जिस स्टेप की कैपेसिटी सबसे कम होती है, बोटलनेक का मतलब ही वही होता है कि वो कम कैपेसिटी पे होता है, तो वो पूरे सीक्वेंस को लिमिट कर देता है, इसलिए ये एक वीकेस्ट पॉइंट है। तो बोटलनेक ऑपरेशन जो होता है वो कैपेसिटी के सीक्वेंस को वीक कर देता है, कम कर देता है, लोअर कर देता है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ एमआरपी। एमआरपी का ऑब्जेक्टिव नहीं है। एमआरपी के ऑब्जेक्टिव, एमआरपी के ऑब्जेक्टिव हमेशा इन्वेंट्री को रिड्यूस करना, रियलिस्टिक डिलीवरी प्रॉमिस और लीड टाइम को रिड्यूस करना होता है। पहला एमआरपी का ऑब्जेक्टिव क्या है, इन्वेंट्री को रिड्यूस करना होता है, जो स्टॉक पड़ा उसको रिड्यूस करो कम से कम। रियलिस्टिक डिलीवरी प्रॉमिस करो, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं कि 1 दिन में कर दूंगा पर कर 5 दिन में रहो, भाई जो रियलिस्टिक है वो, और उसको कोशिश करो कि 5 दिन से कम करो, लीड टाइम को कम करने की कोशिश करो। ठीक है, प्रोडक्शन शेड्यूल डेवलप करना एमपीएस मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल का काम होता है, एमआरपी का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता, इसलिए करेक्ट आंसर यही। तो बेसिकली जो आपके पास ये है ना, रियलिस्टिक डिविडेंड कमिटमेंट, इन्वेंट्री को रिड्यूस करना, रिडक्शन इन मैन्युफैक्चरिंग एंड डिलीवरी लीड टाइम, पर रियल प्रोडक्शन शेड्यूल ये नहीं है। रीजनेबल प्रोडक्शन शेड्यूल वो एमआरपी का काम होता है। रीजनेबल प्रोडक्शन शेड्यूल जो होता है वो एमआरपी का मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल का पार्ट होता है। ठीक है जी, तो ये 3 तो है। हमें इससे पता चला है कि एमआरपी जो है हमारा वो इन्वेंट्री रिडक्शन, रियलिस्टिक डिलीवरी कमिटमेंट और ये 3 की बात होती है, ये इसका बात नहीं। इससे हमें ये तो पता चल गया कि ये तीनों उसके सही ऑब्जेक्टिव है ना। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीगेट प्लानिंग। इनमें से कौन सा है जो एग्रीगेट प्लानिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स का पार्ट नहीं है। तो भैया एग्रीगेट प्लानिंग का मेन फोकस होता है प्रोडक्शन, वर्कफोर्स और इन्वेंट्री डिसीजन को ओवरऑल यूनिट में प्लान करना। इसलिए आउटपुट और सेल एक लॉजिकली कॉमन यूनिट है। आउटपुट और सेल जितना बनाऊंगा उतना बेचूंगा, मैं एक्सप्रेस करना जरूरी होता है। साथ ही रेलिवेंट कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए डिफरेंट अल्टरनेटिव है। जैसे ओवर टाइम, इन्वेंट्री, सब कॉन्ट्रैक्टिंग का होना भी एक एग्रीगेट प्लानिंग का पार्ट है। भाई कितना मुझे ओवर टाइम कराना है, कितनी मुझे इन्वेंट्री रखनी है, कितना मुझे सब कॉन्ट्रैक्टिंग करना है, मतलब कुछ पार्ट बाहर आउटसोर्स करना, सब कॉन्ट्रैक्टिंग होती है। लेकिन एक्सेप्टेबल फोरकास्ट एग्रीगेट प्लानिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता। ये एक
प्री कंडीशनल होती है, पहले फोरकास्ट बनता है, उसके बाद एग्रीगेट प्लानिंग स्टार्ट होती है। तो मतलब एग्रीगेट प्लानिंग का पार्ट कौन सा नहीं है, एक्सेप्टेबल फोरकास्ट नहीं है, क्योंकि पहले आप फोरकास्ट करेंगे फिर हम प्लानिंग करेंगे। ठीक है जी, ये वाला तो जी 70 तक हम पहुंच गए, 3 और करते हैं, इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग? इनमें से कौन सा सही है लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग के हिसाब से? It used to determine the budgetary control over the expense, is used to determine the dividend policy, is used to plan for capacity adjustment, is used to plan for material requirement. भैया प्लान जब आप मटेरियल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाते हो, यूज करते हो, तो वो है लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग। एक मिनट यार, मटेरियल तो रोजाना होता है ना, लॉन्ग रेंज थोड़ी हुआ। ये नहीं है भाई, ये नहीं है, ये है आपके पास डिविडेंड पॉलिसी में डिटरमाइन करना, बजट कंट्रोल। लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग का यूज लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के लिए होता है, जैसे प्लांट एक्सपेंशन, न्यू फैसिलिटी मेजर, ये तो हमें पता है, ठीक है। ओवरऑल कैपेसिटी को एडजस्ट करना, ओवरऑल कैपेसिटी को एडजस्ट करना। इस डिसीजन का होरिजन 3 से 10 साल का होता है, इसलिए लॉन्ग रन फोरकास्टिंग फ्यूचर डिमांड के ट्रेंड को अंदाजे से दिया जाता है। देखो यहाँ लिखा हुआ है मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, जो बुक में आंसर दिया हुआ है ना, ये एक लॉन्ग टर्म का पार्ट नहीं होता, ये एक शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म का प्लानिंग होता है, वीक या मंथ में। भाई मटेरियल की रिक्वायरमेंट कितनी है वो मैं रोजाना करूंगा, 3 साल 10 साल की रिक्वायरमेंट थोड़ी पहले से बता दूंगा। तो जो बुक में दे रखा है ना मटेरियल रिक्वायरमेंट वाला, वो गलत है। इसका जो मेन आंसर है वो कैपेसिटी एडजस्टमेंट है, ये वाला, ये गलत है। मटेरियल रिक्वायरमेंट में 3 से 10 साल के बीच में या 4 से 10 साल के बीच में होता है, वो होता है जी आपके पास लॉन्ग रेंज प्लानिंग। और मटेरियल रिक्वायरमेंट कितनी मटेरियल की रिक्वायर्ड है वो लॉन्ग रेंज में नहीं आ सकता, वो शॉर्ट रेंज में आएगा या फिर मीडियम रेंज में आएगा जहां से ज्यादा। द कार्ड विच इज प्रिपेयर्ड बाय द डिस्पैचिंग डिपार्टमेंट टू द बुक द लेबर इन्वॉल्व इन ईच ऑपरेशन। क्या बोल रहा है जी क्वेश्चन? क्वेश्चन पूछ रहा है कि लेबर के टाइम और काम को रिकॉर्ड करने के लिए डिस्पैचिंग डिपार्टमेंट कौन सा कार्ड बनाता है? जॉब कार्ड। आप कभी सर्विस करने गए हो स्कूटी, बाइक, कार की, किसी भी कभी अगर नहीं गए, अगर आपके वो फादर के पास है, किसी भी घर में, उनके साथ एक बार जाना। तो जब सर्विसिंग जाती है कंपनी, एक जो लेबर होते हैं वहाँ करके होते हैं, वो जॉब कार्ड ओपन करते हैं कि मैंने ये काम किया। वो बेसिकली आपके लिए नहीं होता, वो उनके लिए होता है कि भाई मैंने ये काम करा, वो जॉब कार्ड है। जॉब कार्ड से लेबर क्या काम कर रहा है, पूरे दिन के दिन कितना काम करा, वो उसके लिए होता है। तो जॉब कार्ड विल बी द राइट आंसर। लाइन लेआउट का एग्जांपल बताओ। तो सबसे पहले लाइन लेआउट समझ लो। लाइन लेआउट एक कंटिन्यूअस रिपीटेड हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, जैसे सीमेंट, शुगर, ऑटोमोबाइल असेंबली। कंटिन्यूअस प्रोडक्शन जहां पर होती है, रिपीटेड एक ही प्रोडक्ट बार बार बनता है और बहुत बड़ी मात्रा बनता है, इज कॉल्ड सीमेंट। सीमेंट एक वो प्रोसेस है जहां पर लगातार होता रहता है। वेल्डिंग शॉप जो है वो लगातार नहीं होता, हाई वॉल्यूम में नहीं होता। सीमेंट ही है जो कंटिन्यूअस हाई वॉल्यूम में और रिपीटेड बेसिस पर होता है। लाइन लेआउट उसे कहते हैं। ठीक है जी, समझ में आ गया? सर टाइम लगेगा, बहुत बड़े क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, क्योंकि इनको ना मुझे समझाना पड़ रहा है एक एक करके, इसमें टाइम लग सकता है दोस्तों। कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी लेकर आऊँ आपके लिए। तो आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में 70 से लेकर 100 तक करेंगे। देखो टाइम लगेगा, पर हाँ मैं आपको अच्छे से पढ़ा दूँ, इतनी मेरी गारंटी है, अच्छे से आपको पढ़ा दूँ। ठीक है जी, आज के लिए यहीं पर। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।